नमस्कार मित्रों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, यानी कि हिंदी में होने वाले समय को अर्थात काम के होने वाले समय को काल कहा जाता है और काल के आधार पर क्रिया का कह दे चाहे खुद काल का कह दे, क्योंकि बात हम पिछली 3 क्लासों में भी दोहरा चुके हैं कि काल को पढ़ने के लिए आपको क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। काल के आधार पर क्रियाओं के 3 वर्गीकरण होते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब तक हम भूतकालिक क्रिया के सभी 6 उपभेद और वर्तमानकालिक क्रिया के 5 उपभेदों पर पूरी तरह से विवेचन और विश्लेषण कर चुके हैं। किसी भी महापुरुष को, किसी सज्जन को, किसी देवी को, किसी विदुषी को अगर इस विषय वस्तु से कहीं कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। निश्चित तौर पे आपका की समस्या का समाधान होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्यकालिक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, भविष्य है ना आने वाला कल। भविष्यकालिक क्रिया भविष्यकालिक क्रिया, कालिक क्रिया। ये मैं क्रिया शब्द इसलिए लिख रहा हूं मित्रों, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं इसके लिए। भविष्य काल कह सकते हैं आप, चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के घटित होने न होने आदि का पता चलता हो तो उस रूप को भविष्यकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। पारिभाषिक तौर पर हम लिख सकते हैं क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहा जाता है। उसे भविष्यकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे आने वाले समय में किसी काम के होने का बोध हो उसे भविष्यकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। भविष्यकाल की क्रिया के 4 उपभेद होते हैं। हम लिख सकते हैं भविष्य काल के उपभेद कितने होते हैं मित्रों? 4 होते हैं। वापस आएंगे, रिपीट करना पड़ेगा। भविष्य काल के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, मैं चारों के एक बार नाम लिख देता हूं, आप याद कर लीजिएगा, हालांकि हमने आरंभिक क्लास में लिखा है। पहला, सामान्य भविष्यकाल। अब ये देखिएगा, इस सामान्य शब्द पर हम चर्चा शुरू से करते आ रहे हैं। हमने सामान्य भूतकाल भी पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल भी पढ़ा और अब हम सामान्य भविष्य काल भी पढ़ रहे हैं। केवल समय परिवर्तित हो रहा है, बाकी परिस्थितियां वही होगी जो बाकी दोनों कालों में थी। यानी कि उस संबंधित काल का पता चलेगा, परंतु उस काल की अन्य प्रक्रियागत अवस्थाओं की जानकारी नहीं होती, तो उसे हम सामान्य कह रहे थे। अगर बीता हुआ था तो भूतकाल था, चल रहा था तो वर्तमान था और आने वाला है तो भविष्य काल के नाम से जाना जाता है, सामान्य भविष्य काल। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, हेतु मध्य भविष्य काल।
संभाव्य भविष्यकाल और चौथा है आज्ञार्थ भविष्यकाल। आज्ञार्थ भविष्यकाल यानी कि भविष्यकाल की क्रिया के 4 उपभेद किए जाते हैं। जैसे कल हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि वर्तमान काल की क्रियाओं को लेकर के कई बार प्रश्न आता है और वहाँ उपभेदों की बात आती है, तो हमने 5 उपभेद पढ़े। लेकिन हमने चर्चा की थी कि कई बार जब 5 नहीं हो तो आपको 4 करना है, और 4 और 5 दोनों नहीं हो तो 3 करना है। वो क्यों करना है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि कई विद्वान आज्ञार्थ को उसमें शामिल नहीं करते। वर्तमान की चर्चा कर रहा हूं मैं। कई लोग, हमने 2 भेद पढ़े थे, संदेह यानी संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कई विद्वान उन दोनों को एक ही श्रेणी में रख देते हैं, यानी दोनों के लिए एक विकल्प रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा के दौरान एक वाक्य दिया होता है जो कि संदिग्ध वर्तमान काल का है, लेकिन विकल्प में संदिग्ध है ही नहीं, वहां पर उसने सामान्य, अपूर्ण, संभाव्य और इस तरह के नाम रख दिए। तो ऐसी स्थिति में कॉमन सी बात है कि वो संदेह का था, फिर भी आपको संभावना वाले, क्योंकि दोनों के कहीं न कहीं सूक्ष्म अंतर है, दोनों में समानताएं थोड़ी कई मायनों में देखी जाती है। हमने कल बताया भी था कि संदेह वो होता है जहां पर पूरी तरह से अनिश्चय की स्थिति बन रहती है, लेकिन संभाव्य वहां होता है जहां पर संभावना की बात होती है, अर्थात जो स्थिति है वो अनिश्चय से तो बहुत आगे होती है परंतु पूर्ण निश्चय नहीं करा पाती है, तो उसे संभावना के नाम से जाना जाता है। इस कारण को लेकर के आपको देख लेना, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अगली कहानी कि यहाँ पर अगर आपको 4 भेद नहीं है तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको अलग अलग स्थितियों पर आंसर देना होगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक बात देखनी होगी कि यदि उपभेदों की संख्या का अगर आपसे प्रश्न किया जाए और वहां पर विकल्प में 4 न हो तो आपको क्या करने होंगे, 3 करने होंगे। कौन से 3 करने हैं, क्यों करने हैं, सबसे पहले हम इसको क्रॉस करेंगे। कहानी यही है मित्रों कि अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है। हर व्यक्ति किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते समय और उसका विश्लेषण करते समय अपनी अपनी दृष्टि से करता रहता है। अगर यहां पर भी अगर 4 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 3 करेंगे। मान लीजिए कभी कभी 3 नहीं है तो यहां पर भी कई जगह 2 स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अधिकतम आपको संख्याएं कितनी करनी है, 3 करनी है। यानी ध्यान रखिएगा, भविष्य काल की क्रिया के उपभेदों का प्रश्न हो तो प्राथमिकता में आपको 4 करने हैं। 4 नाम कौन कौन से करने हैं हमने आपको बताया। सामान्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थ भविष्य काल। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों सामान्य भविष्य काल। नाम से स्पष्ट है, भविष्य की चर्चा होगी, लेकिन भविष्य की चर्चा सामान्य रूप में होगी। भविष्य की किसी भी प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी नहीं दी जाएगी, अर्थात क्रिया का ऐसा रूप होगा जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध तो होगा, किंतु उस आने वाले समय की किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत अवस्था से अभिप्राय यह है मित्रों, पूर्णता, अपूर्णता, शर्त, संभावना, आज्ञा, इस प्रकार के किसी भी भावों का बोध न हो तो इस प्रकार की क्रियाओं को सामान्य भविष्य काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं के कृदंत क्या क्या होंगे। देखिए यहां पे एक नए शब्द की आप चर्चा कर रहे हैं, कृदंत। कृदंत क्या है, कई बार इस तरह पूछ जाता है कि सामान्य भविष्यकालिक कृदंत बताइए। तो एक कृदंत क्या है इसको थोड़ा समझिएगा। कृदंत शब्द का निर्माण होता है कृत प्लस अंत से। संधि होती है हिंदी की व्यंजन संधि, हम आगे संधि के दौरान चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसका निर्माण होता है कृत प्लस अंत से। कृत का अर्थ है करना और अंत का मतलब है समापन, यानी कि क्रियाओं को समाप्त करने वाले कृदंत। क्योंकि ये जो कृत शब्द का प्रयोग होता है वो क्रियाओं के संदर्भ में होता है। हम आगे चल करके प्रत्यय के प्रकरण में पढ़ेंगे कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। जहां क्रियाओं के अंत की बात होती है वहां पर कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कृत का शाब्दिक अर्थ है करना और अंत का अभिप्राय है समापन करना, यानी कृदंत यानी क्रियाओं का अंत करने वाले, क्रिया पदों का अंत करने वाले शब्दांशों को कृदंत के नाम से जाना जाता। जैसे कि हमने भूतकाल में पढ़ा, सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के कृदंत हमने पढ़ा आ, ई, ए।
आसन्न भूतकाल की क्रियाओं के कृदंत हमने पढ़ा, चुका है, चुकी है, आ है, ई है। ये क्या कर रहे थे? ये क्रियाओं का अंत कर रहे। जैसे राम खाना खा चुका है, तो इस क्रिया का अंत कौन कर रहा है? आ है कर रहा है या फिर चुका है कर रहा है। ये जो क्रियाओं का जो अंत करने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें कृदंत के नाम से जाने जाता है। सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं में कौन कौन से कृदंत होंगे मित्रों? सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं के अंत में एगा, एगी, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी। एगा पुल्लिंग एकवचन है, पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। एगी स्त्रीलिंग एकवचन है, स्त्रीलिंग रूप होगा, एकवचन होगा और अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाएगा, अन्य थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ेगा, स्वाभाविक है, मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हैं, लेकिन हम चर्चा तीसरे की करते हैं, यानी जब अन्य पुरुष हो तो इसका प्रयोग किया जाएगा। एंगी स्त्रीलिंग है लेकिन बहुवचन रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा और अन्य पुरुष की स्थिति में इसका प्रयोग होगा। यह बात इसलिए समझा रहे हैं मित्रों, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की, जब पद परिचय की स्थिति होती है, अर्थात किसी भी दिए गए पद का परिचय देना, जैसे कि आपसे कहा जाए कि अपना परिचय दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? आपके बारे में सभी पहलुओं पर सामने वाले को जानकारी देंगे। जैसे कि मेरा ये नाम है, पिताजी का नाम ये है, माता का नाम ये है, जन्म तिथि ये है, शैक्षणिक योग्यता ये है, यहाँ से हम रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ये मेरा अतिरिक्त अनुभव है। ये सारी बातें जो आप सभी पहलुओं के आपके इर्द गिर्द घूमने वाले जितनी बातें हैं उन सब का आप परिचय के दौरान बात को रखते हो। उसी तरह से वाक्य के दौरान अगर किसी पद का परिचय पूछा जाता है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि उस पद की संपूर्ण जानकारी दे देना। जैसे कि मान लीजिए क्रिया शब्द है तो उसके बारे में ये बता देना कि वो अकर्मक है या सकर्मक है, अकर्मक में है तो स्थिर है या गतिशील है, पूर्ण है या अपूर्ण है, सकर्मक है, एक कर्मी है, द्विकर्मी है, कौन सी इसका कर्ता कौन है, किससे इसका संबंध है, कौन सा काल है, संरचना के आधार पर कौन कौन सा भेद हो सकता है, वाच्य के अगर दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो कौन सा इसका वाच्य होता है। इन सब पहलुओं की जानकारी देना पद परिचय के नाम से जाना जाता है। फिर वहां पर आपको बताना होता है कि उत्तम पुरुष के रूप में है, अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये सारी जानकारी देना पद परिचय में शामिल की जाती है। इसलिए हम साथ साथ इस पर चर्चा करते जा रहे हैं। एगा, एगी, एंगी, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगा, ऊंगी, ये पुल्लिंग है, एक वचन है और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष होगा क्योंकि इस प्रकार के कृदंत का प्रयोग जो वक्ता होगा वो प्रयोग करेगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? लिखूंगा, ऊंगा का प्रयोग कर रहे हैं। स्त्रीलिंग रूप में, अगर स्त्रीलिंग रूप है ये स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा और उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक कृदंत और होगा, एंगे, ये पुल्लिंग होगा, बहुवचन होगा, पुल्लिंग, बहुवचन, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में प्रयोग किया जाता है। दोनों में कैसे होता है? जैसे हम कहानी सुनेंगे, मैं खुद प्रयोग कर रहा हूं, हम कहानी सुनेंगे, हम सभी शिक्षक मिलकर अध्यापन कार्य करेंगे, किसका प्रयोग करें? एंगे का प्रयोग कर रहे हैं। यहां एंगे जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं उत्तम के लिए कर रहा हूं क्योंकि स्वयं के लिए कर रहा हूं। हम इसका अन्य पुरुष के लिए भी प्रयोग कर सकते, जैसे वह, बहुवचन, वह नहीं, वे, वह पे एक ही मात्रा, वे कहानी सुनेंगे, आप थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका दोनों स्थितियों में प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर रूप में आएगा, केवल कृदंत शब्द दे दिया तो ऐसी स्थिति में आप इसको उत्तम पुरुष के दृष्टिकोण से मानेंगे, लेकिन वाक्य रचना जब दे दी है तो वहां पर आपको देखना होगा कि वो उत्तम पुरुष के संदर्भ में आया या फिर अन्य पुरुष के संदर्भ में आया है। यानी कि जिन क्रियाओं के अंत में एगा, एगी, एंगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे कृदंत पाए जाते हैं, ऐसी क्रियाओं को पहचान के आधार पर कह सकते हो कि वो सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। परिभाषा क्या होगी? मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, ऐसी क्रिया जिससे
आने वाले समय में कार्य के होने का बोध तो हो, किंतु किसी निश्चित स्थिति का पता न चलता हो। यानी कि आने वाले समय में काम के होने का पता तो चलेगा, लेकिन आने वाले समय की किसी भी प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी यदि नहीं होती हो तो क्रिया के उस रूप को सामान्य भविष्य काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करूंगा। ये ग्रहण शब्द ध्यान देना मित्रों, कार्यभार ग्रहण करूंगा। यानी कि काम आने वाले समय में होना है, लेकिन आने वाले समय में उसकी किसी भी अन्य प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी नहीं मिल रही, केवल इतना पता चल रहा है कि आने वाले समय में काम होगा। जैसे डॉक्टर गोड़ साहब साहित्य लिखेंगे। क्या होने वाला? काम आने वाले समय में हो रहा है, लेकिन किसी शर्त का, किसी प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी नहीं मिल रही हो। क्रियाओं के अंत में देखो ऊंगा, एंगे, लिखेंगे। ख में क्या है? लिखना सामान्य धातु रूप है, प्रत्यय हमेशा धातु रूपों के अंत में जुड़ते हैं, तो ऐसे रूप को सामान्य भविष्य काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। रहना देना पड़ेगा। जैसे आने वाले दिनों, अब देखिए आने वाले दिनों की कह रहे हैं, स्पष्ट है कि भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या है? क्या ये उनके लिए आप शर्त रख रहे हैं? क्या आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं? ये सारी बातें किससे मालूम चलेगी? क्रियापद से। आने वाले दिनों में मैं बड़ी राजनीतिक सभाओं को संबोधित करूंगा। पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, लेकिन क्या कहीं आपको इसमें शर्त दिखाई दे रही है? ये बात तो मालूम चल रही है कि आने वाले दिनों से, यहीं से मालूम चल गया कि भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं भी कहता, ये बात भी नहीं लिखता, मैं इतना भी कहता कि मैं बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं को संबोधित करूंगा, इससे पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, लेकिन उसकी किसी निश्चित प्रक्रिया की जानकारी नहीं चलती हो तो उसे सामान्य भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा भेद है मित्रों इसका, हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको हेतु मद भूतकाल वाली कहानी समझ में आ गई तो ये कहानी भी पक्का समझ में आ गई। हेतु मद भूतकाल में हम कह रहे थे कि सामान्यतः वाक्य में दो दो क्रियाएं पाई जाती है, लेकिन हमेशा वह जरूरी नहीं है। एक बात स्पष्ट होती है कि किसी एक कार्य का होना अथवा न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित और निर्भर होती है। कभी कभी दोनों क्रियापद होते हैं तो कई बार एक होता है, एक पद रख करके दूसरे के अवलंबन की ओर संकेत कर दिया जाता है। इसलिए हमने इसको और सरल रूप में समझा कि जहां वाक्य में शर्त और संकेत का बोध हो और किसी काम का होना नहीं होना किसी एक दूसरे पर निर्भर करता हो तो उसे हेतु कहते हैं। अगर वो बीता हुआ है तो हेतु मद भूतकाल था, अगर वो आने वाले समय की चर्चा करता है तो उसे हेतु मद भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। जैसे भूतकाल में कह रहे थे कि यदि वर्षा होती
तो फसल अच्छी होती। यानी दोनों काम पुरानी बात है, वर्षा हुई नहीं इसलिए काम अच्छा, वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। अब हम कह रहे हैं यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी फसल का अच्छा होना वर्षा के होने पर निर्भर कर रहा है। दोनों ही काम आने वाले समय में होने वाक्य में शर्त है, एक दूसरे कार पर अवलंबन का भाव है, निर्भरता का भाव है, वाक्य के आरंभ में भी संकेत दिखाई देता है। इसीलिए हमने पिछली क्लास में भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्य काल की क्रियाओं वाले जितने भी उदाहरण है मित्रों, इनको यदि अर्थ के आधार पर वाक्य रचना में पूछा जाता है तो ऐसे सभी वाक्य अर्थ के आधार पर संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्यों में शामिल किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं, परिभाषा में बोल रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध तो हो, किंतु वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित हो, निर्भर हो, अथवा वाक्य में शर्त या संकेत का भाव पाया जाता हो। जैसे यदि राम आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा। यदि राम आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि मेरा बाजार जाना किस पर निर्भर है? राम के आने पर। बात कब की हो रही है? बीते हुए की नहीं, वर्तमान की नहीं, भविष्य की चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी मैं तभी बाजार जाऊंगा जब राम आएगा। स्पष्ट है दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। वाक्य में शर्त का बोध है और संकेत इसलिए कह रहे हैं कि वाक्य के आरंभ में अथवा वाक्य के मध्य जाते जाते कहीं ना कहीं आपको, यदि वाक्य के आरंभ में योजक है तो वहीं पता चल जाएगा, आरंभ में नहीं है तो पहला वाक्य पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा कि दूसरे योजक अथवा दूसरे वाक्य की ओर, दूसरी शर्त की ओर संकेत किया जा रहा है। मैं अगर इतना ही कह दूं यदि, तो यहीं से मालूम चल जाए यदि कहते ही कि कहीं ना कहीं आप आगे एक बात और रखना चाहते हो, अर्थात वाक्य के आरंभ में एक योजक दूसरे योजक की ओर संकेत करता है, अथवा एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य अथवा किसी दूसरे कार्य कारण की ओर संकेत करता है, शर्त पाई जाती है, इसलिए इसे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर तुम पत्र लिखोगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा, यानी कि आपका उत्तर देना किस पर निर्भर है? पत्र लिखने पर निर्भर है, यानी दोनों ही काम आने वाले समय पर निर्भर कर रहे हैं और एक दूसरे पर अवलंबित है। तीसरा उपभेद है मित्रों इसका संभाव्य, संभावना वाला, आप संभावना व्यक्त करोगे। संभाव्य भविष्य काल, क्रियाओं के अंत में ए उ ओ आदि कृदंत पाए जाते हैं, अर्थात वाक्य के क्रियाओं के अंत में ए, जैसे शायद वह आए, मैं वहां कल आपसे मिलूं, इन वाक्यों के माध्यम से क्या आप पुष्टि कर रहे हैं, निश्चितता की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बात कब की कर रहे हैं? आने वाले। लेकिन उसमें भी आप क्या व्यक्त कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हो, यानी कि आने वाले समय में किसी काम के होने का बोध तो हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप संभावना व्यक्त करते हो, तो ऐसी क्रियाओं को संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जहां जहां संभावना की चर्चा होती है वहां पर संभावना सूचक शब्द जैसे कि शायद, संभवतः, संभवतः, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सदैव हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि यदि वाक्य में शायद, संभवतः, संभवतः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो और वाक्य शुद्ध हो तो ऐसी क्रियाओं को संभावना वाले भेदों में अर्थात संभाव्य वाले भेदों में शामिल किया जाता है। अगर चल रहा है तो संभाव्य वर्तमान होगा, आने वाले समय की चर्चा करोगे तो संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये जो वाक्य होते हैं कभी कभी, एक तो संदेह वाले और एक संभावना वाले वाक्य, ये कभी कभी वाक्य शुद्धिकरण के दौरान भी पूछे जाते हैं। वहां इसलिए पूछे जाते हैं कि वाक्य के आरंभ में आप संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग कर लेते हो और फिर कभी आप वाक्य का अंत जो है वो संदेह से करते हो या कभी सामान्य से कर दे। जैसे शायद राम आएगा,
अब आपसे पूछ लिया कि क्या ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। इसलिए नहीं है मित्रों क्योंकि वाक्य के आरंभ में तो आपने संभावना व्यक्त की और वाक्य के अंत में कहा कि आएगा, इसका मतलब वहां पर निश्चितता की बात कर रहे थे, आप सामान्य की बात कर रहे थे। इस प्रकार का भी आपको जानकारी में होना चाहिए इस बातें कि कभी कभी वाक्य शुद्धिकरण में अगर आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि वाक्य का आरंभ संदेह अथवा संभावना से हो तो उसका अंत भी संदेह और संभावना से ही होना चाहिए। एक ही वाक्य में एक से अधिक रूपों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शायद मैं आपसे मिलूं, मुझे बताइए आपने मिलने की बात कही है, आप कह रहे मिलूं यानी भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहे, आने वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं आपसे मिलूं। मिलूं इसका मतलब मिलने की क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मेरे मित्र आज आए, क्या व्यक्त कर रहे हैं आप, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इस काल की क्रियाओं को संभाव्य भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। और एक अंतिम भेद है इसका मित्रों जो हमने चर्चा की थी, अज्ञात भविष्य काल। अज्ञात भविष्य काल यानी कि काम होना आने वाले समय में है, लेकिन आने वाले समय में कार्य के संपन्न कराने के लिए आज्ञा, आदेश, निर्देश जैसे भावों का बोध हो तो उसे अज्ञात भविष्य काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था अज्ञात वर्तमान काल। सामान्य तौर पर इनके कोई नियत कृदंत नहीं होते। किसी भी कार्य को घटित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसी समय एट प्रेजेंट हाथों हाथ अगर उसको पूरा करने के लिए आज्ञा, आदेश, निर्देश का भाव होता है तो उसको वर्तमान कह रहे थे। जैसे कल कह रहे थे तुम अब लिखो, अब मैं कहूँ कि तुम अब लिखना। लिखना इसका मतलब अब आगे काम करना है, लिखो का मतलब अभी लिखो। तो ये इसमें अंतर होगा। यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए आने वाले समय में आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम कल समारोह में अवश्य आइएगा, उसमें प्रार्थना भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि निर्देश ही हो, आदेश भी हो, उपदेश हो, प्रार्थना भी होती है। आप कल समारोह में पधारिएगा तो आप आने के लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को अज्ञात भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। यह मित्रों हमारा काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण समाप्त हुआ। कभी कभी एक प्रश्न आपसे और इससे भिन्न पूछा जाता है, काल रूपांतरण। काल रूपांतरण का अभिप्राय ये होता है कि, और ये रीट में बहुत ज़्यादा आता है, रीट और सेकंड ग्रेड वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको एक वाक्य दिया जाता है सामान्य वर्तमान काल का, फिर आपको कहेंगे कि इसका भविष्य काल में रूपांतरण कीजिएगा। यानी वर्तमान काल का था, कहाँ करा रहा है, भविष्य काल में, हो सकता है भूतकाल में रूपांतरण करा रहा है। अब वो क्या करेगा, एक ही वाक्य का, जब सामान्य वर्तमान काल का एक वाक्य है वो आपको भूतकाल में रूपांतरण कर रहा है, भूतकाल के 4 रूपों में रूपांतरित करेगा। अब उसको आपको परीक्षक ने इतना ही कहा कि इसका भूतकालिक रूप होगा। यानी कि जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। समझ रहे ना मित्रों आप कहानी को। काल रूपांतरण की मैं बात कर रहा हूं। रीट में प्रश्न आता, फिर से सुनिएगा बात को, 99% पिछली सभी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। काल रूपांतरण का मतलब ये होता है आपको किसी एक काल का वाक्य दिया जाता है, उसी वाक्य को किसी दूसरे काल के उपभेद में रूपांतरित करना होता है। परीक्षक क्या करेगा, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल का एक वाक्य है जो कि आपका प्रश्न में है, आपसे यह नहीं कहेगा कि सामान्य वर्तमान काल का किसका है, आपसे कहेगा कि राम पढ़ता है का भूतकालिक रूप होगा, भूतकालिक रूप होगा, यह आपका प्रश्न है। उसने ये नहीं कहा कि ये सामान्य वर्तमान काल का है, सामान्य भविष्य काल का है, किसका है। उसने ये कहा कि राम पढ़ता है, ये एक वाक्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, इसका भूतकालिक रूप क्या होगा। अब परीक्षक क्या, देखो मित्रों बहुत चालाकी से आपके साथ 4 विकल्प रखेगा, 3, 4। एक वाक्य लिखा राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा। फिर लिखा राम पढ़ चुका है। एक लिखा राम ने पढ़ा था।
और एक लिख रहा है राम पढ़ रहा है। मान लीजिए भूतकाल का लिख दिया कि राम ने पढ़ा होगा। अब ये सामान्य भूतकाल का है, ये आसन्न भूतकाल का है, ये पूर्ण भूतकाल का है और ये संदिग्ध भूतकाल का है। चारों ही भूतकाल के हैं। परीक्षक ने आपसे कहा कि राम पढ़ता है का भूतकालिक रूप क्या होगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो चारों ही भूतकाल है, ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में तो ये करना है कि किसी भी काल का रूपांतरण यदि करना हो तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता में जो उपभेद दिए गए वाक्य का है वही उपभेद परिवर्तित वाक्य में होना चाहिए। जैसे कि ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है तो आपका रूपांतरण सामान्य भूतकाल में होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए संभाव्य वर्तमान काल का होता तो आपका रूपांतरण जो है वो संभाव्य भूतकाल में होना चाहिए था। यानी कि स्पष्ट है, एक लाइन में इसको समझिएगा। काल रूपांतरण करते समय दिए गए वाक्य का अन्य काल में रूपांतरण करते समय वही उपभेद होना चाहिए जो कि दिए गए वाक्य का है, अर्थात उपभेद वही होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यह प्राथमिकता की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी उसने एक वाक्य लिखा कि राम पढ़ता है और फिर उसने कहा कि इसका भूतकालिक रूप क्या होगा। वहां पर मान लीजिए वो एक तो भूतकालिक लिख रहा है और बाकी 3 वर्तमान कालिक लिख दिया या भविष्यकालिक लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में सेम उसी का उपभेद होना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक से अधिक जब उसी उपभेद के विकल्प हो तो प्राथमिकता उसके समानांतर उपभेद वाले को देनी चाहिए। जैसे अपूर्ण भूतकाल का कोई वाक्य है और उसको वर्तमान काल में परिवर्तित करवा रहे हैं तो अपूर्ण भूतकाल को अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना होता है। ऐसा तब करना जब एक से अधिक वर्तमान काल के विकल्प हो। मान लीजिए आपको अपूर्ण भूतकाल का वाक्य दे दिया, विकल्प में दिए गए 4 विकल्पों में जो कि उसने रूपांतरण करके वाक्य दिए हैं उसमें अपूर्ण भूतकाल नहीं है और फिर एक सामान्य भूतकाल का हो गया या फिर संभाव्य भूतकाल का हो गया, बाकी 2 भविष्यकाल के, तो ऐसी स्थिति में फिर आप उसको बाकी वाले विकल्प को चुन सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों, अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।